हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑफ द इंग्लिश एमसीक्यूज़ जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज हुआ है सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का एग्ज़ाम एंड इसमें कंप्यूटर नहीं था बट इंग्लिश सेक्शन था एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश में से। तो कुछ उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आंसर की जैसे ही आएगा हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता चलेगा कि आपके कौन से सही आंसर्स हैं कौन से नहीं। ओके, अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की लेवल की बात करें तो वी ऑल नो कि इस टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड, मैच बेस्ड, मतलब कहा जाए कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बाकी सेक्शंस की बात करें जैसे मैथमेटिकल, इट वाज डिफ़िकल्ट इन अ वे कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल नॉलेज की या अवेयरनेस की बात की जाए तो वैसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो टाइम टेकन होते हैं वो पूछे गए थे। तो अब इस तरीके का पैटर्न तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे ही। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और ये आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं ये रेफरेंस भी हो जाएंगे, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो एसएसबी के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सेम ही रहते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो राइट नाउ मेरे पास है सेट बी और सेट बी का हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 35 में से। और ये सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा भी चुकी हूँ इन अवर प्रैक्टिस है। सेम क्वेश्चन का बहुत बार करवाया है। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल इन करना है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 में। हाँ, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? देखो, मैंने बोला था जैसे हम लोग कोई भी पॉजिटिव डिग्री होती है या इन जनरल विथ पॉजिटिव डिग्री जब आर्टिकल द लगता है तो वो उस पूरी कैटेगरी को बताता है ना। जैसे हम रिच बोलते हैं तो हम रिच बोलेंगे रिच मैन, रिच वुमेन, रिच गर्ल, इस तरीके से। लेकिन जब हम द रिच बोलते हैं तो द रिच मतलब रिच लोग, अमीर लोग। द पुअर मतलब पुअर पीपल, गरीब लोग, है ना। तो यहाँ पर द रिच अमीरों को या अमीर लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, है ना। तो मुझे लगता है ये आंसर तो सबका सही होगा। अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी आर्टिकल्स पर है। डैश जूस इन दिस जग इज़ बिटर, यहाँ पे स्पेसिफिक जूस की बात हो रही है। कौन सा जूस जो इस जग में है? तो यहाँ पर तो होना चाहिए द जूस इन दिस जग इज़ बिटर, बट डैश जूस इन जनरल गुड फॉर है, इन जनरली गुड फॉर हेल्थ। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक की बात नहीं की है, कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया कि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसके साथ तो हमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर कौन सा सही होगा? पहले ब्लैंक में हमारे पास द आएगा, दूसरे में कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है एवरीवन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37, 38। ठीक है, चार के चार ये जो क्वेश्चन है ना आपके 35, 36, 37, 38 आर्टिकल्स पर है। अब क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द, ये वाले सेंटेंसेस आपको याद होगा। जब मैं करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ जितना उतना वाले, है ना। जितनी ऊपर क्लाइंब करोगे उतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ही इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखा जाए सिर्फ आर्टिकल के तौर पे, ये वाला ध्यान से देखना, इसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे आंसर की में। अगर इस सेंटेंस को सिर्फ हम लोग देखें आर्टिकल्स को कंसीडर करते हुए तो मोस्ट हार्ड वर्किंग के साथ द लगा है, सही है। द 2 ब्रदर्स, ऑफ द 2, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑफ द वाला लगता है ना, तो ऑफ द 2 ब्रदर्स, ऑफ द 2 मतलब स्पेसिफिक जो 2 है उनमें से, तो ऑफ द 2 ब्रदर्स भी सही है। लेकिन ऐसा वाला केस, ये जो ऑफ द वाला केस है, ये कब आता है? जब कंपैरिजन का केस होता है। ग्रामेटिकली देखें ना तो कंपैरिजन का केस, और कंपैरिजन का केस हो तो ग्रामेटिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए? द मोर हार्ड वर्किंग ऑफ द 2, मोर
हार्ड वर्किंग ऑफ द टू। आप लोगों को मैंने आर्टिकल्स करवाए भी और उसमें ये वाला रूल करवाया भी हुआ है, अगर आपने मुझसे आर्टिकल्स पढ़े हैं तो, है ना। डिग्रीज के साथ एडजेक्टिव के कौन सी डिग्री के साथ कब आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव के साथ तो लगता ही लगता है, पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव के साथ कब कब लगाते हैं, ये करवाया मैंने आप लोगों को। तो ही इज़ द मोर हार्ड वर्किंग ऑफ द टू, मतलब दोनों में से वो ज़्यादा है, कंपैरिजन हो रहा है तो ग्रामेटिकली यहाँ पे मोर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन अगर इन्होंने बोला यूज़ ऑफ आर्टिकल तो वो सही है। तो इसमें से ये जो सेकेंड वाला है ना, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे आंसर की में वो क्या आंसर देते हैं, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट, द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड, इसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता अनलेस दे आर स्पेसिफाइड। तो सिंपली क्या होना चाहिए, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो ये गलत है। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या बनना चाहिए, या तो 1 and 3, सॉरी 1 and 3 नहीं, 1 and 2, है ना, 1 and 2 या फिर ओनली 1। तो हम ना एक बार ए और बी इसको रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। मोस्ट हार्ड वर्किंग के साथ द तो सही है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से रखते हैं, विल चेक द आंसर की। चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है जब तक आपको ये लेक्चर मिले आंसर की अपडेट हो गया हो तो आप लोग चेक करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स विद प्लूरल नाउन्स। लायंस आर फ्रियस एनिमल्स, क्या ये सही स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। लायंस ऑफ गिर फॉरेस्ट आर फेमस वर्ल्ड वाइड, तो गिर फॉरेस्ट के बोला है ना, तो द लायंस हो गए, स्पेसिफिक हो गए, ये गलत है। द लायंस वी सा एट द जू वर स्लीपिंग, जो हमने जू में देखे वो भी स्पेसिफिक हो गए, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करेक्ट। चलो नेक्स्ट जो है वर्ड्स हैं 39 to 42, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए हैं। ये चारों वर्ड्स आप लोगों को मैंने करवाए हैं, 4 के 4 वर्ड्स। अगर आप पिछले 4-5 महीने से भी मुझसे पढ़ते आ रहे हो या मेरे प्रैक्टिस सेशन ही सिर्फ यूट्यूब पर लगाते आ रहे हो, तो ये चारों क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। देखो क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब हमें पता है क्या होता है, वाइस होता है। बहुत बार ये वर्ड आप लोगों को करवाया है, आंसर डी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है ऑफ चेस्ट। चेस्ट वर्ड भी आप लोगों को करवाया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्योर, क्लीन। और यहाँ पर जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग रिप्रेजेंट करेगा वो है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का भी मतलब होता है क्लीन, प्योर, ठीक है। उसके बाद बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है इमोरल। डिबॉन्च, डिबॉन्च का भी मतलब होता है इमोरल, मॉरली इनकरेक्ट, मतलब समवन जिसको बहुत बुरी आदतें हों, उसी को हम लोग कहते हैं मॉरली इनकरेक्ट या इनमोराली बोल दो आप, मॉरली करप्टेड। उसके बाद ऑर्नेट वर्ड दिया, ऑर्नेट, जैसे आप लोगों को वर्ड याद होगा ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंट्स किससे आता है, सजाने की चीज़ें, है ना। तो ऑर्नेट थोड़ा सा उसी से रिलेट कर लो आप लोग। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेट करना, जैसे हम बोले ऑर्नेट टेम्पल, ऑर्नेट आइडल, मतलब डेकोरेटेड, तो इसका मतलब होता है डेकोरेटेड, सजा हुआ, ठीक है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टैसिटर्न। बहुत बार करवाया है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेटिसेंट। ये दोनों वर्ड्स मैं काफ़ी बार करवाती हूँ आप लोगों को, जिसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, रिजर्व्ड, क्वाइट, शांत, रिजर्व्ड रहने वाला, उसको हम बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, प्रोलेक्स, प्रेविलोकेंट, ट्रॉमेटाइज, रेटिसेंट। रेटिसेंट तो इसका मीनिंग हो गया, ये अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट होगा प्रोलेक्स। प्रोलेक्स वर्ड इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको करवाया हुआ है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये वर्ड ऑप्शंस में होता है या डायरेक्टली पूछा जाता है। प्रोलेक्स का मतलब होता है यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करके कुछ एक्सप्लेन करना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, ये भी बोल सकते हैं। तो टैसिटर्न मतलब रिजर्व्ड, प्रोलिक्स मतलब बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना, तो ये इसका यहाँ पर ऑप्शंस में से क्या आ जाता है, ऑपोजिट आ जाता है। ब्रेविलोकेंट, ब्रेविलोकेंट का मतलब होता है ब्रीफली बात करना, ठीक है, स्पीकिंग ब्रीफली। ये बाकी के ऑप्शंस मैं आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही ना पता चले, कुछ नॉलेज भी आप लोगों को मिले, है ना। ट्रॉमेटाइज का मतलब तो सब समझते हो, रेटिसेंट तो इसका सिनोनिम ही हो गया, ये भी पता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पल्सिव। बहुत बार मैंने आप लोगों को वर्ड करवाया है इम्पेटियस,
इम्पेटियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट, इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस, बिना सोचे समझे कर देना। तो ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया एक्चुअली में। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम क्या होगा? whimsical। whimsical का मतलब होता है बार बार मूड बदलना, प्लेफुल बोलते हैं, है ना। अनप्रीमिडिकेटेड, अनप्रीमिडिकेटेड का मतलब इसका सिनोनिम ही होता है इम्पल्स का मतलब स्पॉन्टेनियस, इसका सिनोनिम हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव वुड बी द आंसर। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है थॉटफुल। थॉटफुल मतलब सोच समझ के बहुत केयरफुली कोई स्टेप लेने वाला है, स्पॉन्टेनियसली नहीं ले लेने वाला। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, थॉटफुल, सोच समझ के काम करना, उसको हम रिफ्लेक्टिव नेचर कहते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गए हमारे वर्ड्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट अप हमारे जो क्वेश्चंस हैं 43, 44 एंड उसके बाद जो आएंगे ये प्रेपोजिशंस के टॉपिक में से हैं। नाउ वी नो, हम इवन प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं, डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस पे आ रहे हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं एंड इनमें से बहुत सारे डायरेक्टली मैंने आप लोगों को करवाए भी हैं। ही वॉज एक्विटेड डैश द मर्डर चार्ज। आप लोगों को याद होगा एक्विट ऑफ, एक्विट बाय, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ जब करवाती हूँ आप लोगों को प्रेपोजिशन। इन जनरल भी प्रैक्टिस में भी हम लोगों ने किए ही हैं ये। तो एक्विट के बाद लगता है ऑफ, तो यहाँ से क्वाइट क्लियर हो जाता है, ऑप्शन हमारा बी है। बट स्टिल ही वॉज लेटर चार्ज्ड विद थेफ्ट एंड सेंटेंस के बाद टू लगता है, ये भी हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज में किया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? बी, एक्विटेड ऑफ, चार्ज्ड विद, सेंटेंस टू 3 years। बी विद आंसर सही है। नेक्स्ट, यंग मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क एंड वॉज oblivious to the noise occurring around him। अब समझा देती हूँ एक बार। absorbed in मतलब पूरे तरीके से अपने काम में डूबा हुआ था, that he was oblivious to, oblivious का मतलब unaware of something, उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं था, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग oblivious। oblivious to the noise occurring around him, उसके आसपास जो शोर था उससे वो unaware था। this is the एक्चुअल आंसर। तो क्या होगा? इन, टू एंड अराउंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स आपके प्रेपोजिशंस में से ही हैं। चलो, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद अ लोन, फॉर अ लोन, टू अ लोन और अगेंस्ट अ लोन, व्हाट वुड बी द आंसर? आप लोग इजीली बोलोगे मैम इट शुड बी विद अ लोन, मैं तुम्हें लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, एज आई एम ऑलरेडी बीसेट विद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, ऑलरेडी घिरा हुआ हूँ, बीसेट विद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ एंड आई एम आंसरेबल टू माई क्रेडिटर्स। ठीक है, आंसरेबल टू, बीसेट विद, प्रोवाइड यू विद, आंसर वुड बी ए। आसान है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रेपोजिशंस में से ही है ना। चलो देखो क्या है। वाइल द प्रोफेसर वॉज डैश द मिडल डैश अ लेक्चर, हम कैसे बोलेंगे? इन द मिडल ऑफ अ लेक्चर, इन द मिडल ही बोलते हैं ना, इन द मिडल ऑफ अ लेक्चर अ स्टूडेंट ब्रोक, अब इन और ऑफ देखो किधर है? बी में है। ब्रोक इन विद अ क्वेश्चन, ये ब्रोक इन का या ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट कर दिया, दखल कर दिया, ठीक है, विद अ क्वेश्चन। तो Professor was in the middle of a lecture, a student broke in with a question। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे अब आप। इन द सेंटेंस राधा में विजिट द म्यूजियम, द मे वर्ड, राधा म्यूजियम जा सकती है, इसमें से जो मे है ये क्या है? मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जेरेंड है या मोडाल वर्ब है? तो मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब क्या है? ये मोडाल ऑक्सिलरीज है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द वर्ब हैव एक्ट्स एज अ मेन वर्ब रादर दैन एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, जब भी हैज़, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होते हैं ना, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये हमें पता है। और अगर ये एज मेन वर्ब यूज़ हुए हैं तो इनके बाद डायरेक्टली क्या होता है? कोई नाउन होता है
है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो आई हैव फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत हो गया, नहीं है। दे हैव बीन वर्किंग, हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है ये मेन वर्ब। वी हैव अ मीटिंग, वी हैव व्हाट, अ मीटिंग, नाउन है, ये है ना आपका एज मेन वर्ब यहाँ पे, क्योंकि हैव एज अ मेन वर्ब क्या बताता है, पोजेशन, ऑनरशिप ये बताता है। मेरे पास क्या है, आई हैव अ कार, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ हाउस, इस तरीके से। ठीक है, हैव दे सीन, हैव के बाद अगेन थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वर्ब के टॉपिक पे से ही है। Select the most appropriate option. When Mrs. X was younger, she dashed run 5 miles without stopping. ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है अब हमने 100 बार किया हुआ है। पास्ट एबिलिटी, तो पास्ट एबिलिटी कौन बताता है, कुड बताता है ना। ये सिमिलर क्वेश्चन बहुत बार किया है, तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, select the correct spelling of the word, spelling for the word meaning, a person who organizes and operates a business। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। वर्ड रिप्रेजेंट करता है कौन सा, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या है, वो पर्सन होता है जो एक बिजनेस ऑपरेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है ना। अब इसके करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंटरप्रेन्योर के सही आंसर होते हैं, सही स्पेलिंग होते हैं ENTREPRENEUR। ओके, नेक्स्ट सिमिलर है, विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर द वर्ड मीनिंग अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल। अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, एक्सक्लूसिव क्यों बोला है, मतलब पीपल विथ सम स्पेसिफिक और कॉमन इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्लिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लिक कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला, CLIQUE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। वर्ड हमें दिया कॉनॉसर, ठीक है, कॉनॉसर एक्चुअली, तो क्या है करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। कोई भी मतलब जो एक्सपर्टीज़ है इन द मैटर ऑफ टेस्ट, आर्ट, फूड, म्यूज़िक, जिसको मतलब बहुत नॉलेज है इस इन स्पेसिफिक एरियाज़ की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कॉनॉसर बोलते हैं। और इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, इट्स CONNOISSEUR। So the right answer here is option number D। ओके, और ये वाला जो है ना कॉनॉसर वर्ड, ये इससे पहले भी, आई डोंट रिमेंबर इन विच पेपर, बट इससे पहले भी ये आपको इन स्पेलिंग्स आप लोगों को पूछा गया किसी ना किसी एग्ज़ाम में। अब मुझे एग्ज़ाम याद नहीं है कौन सी पोस्ट के लिए था, बट पूछा ज़रूर गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द CEO's mercurial temperament made it difficult for the staff to predict how he would react to the news। mercurial temperament, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए और SSB के एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन भी। चलो देखते हैं, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, इसमें मर्क्यूरियल का मतलब क्या है, मर्क्यूरियल का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो जो उसका अनप्रिडिक्टेबल टेम्परामेंट था, उसकी वजह से स्टाफ को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कि वो किस न्यूज़ पे क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, या स्पेसिफिक न्यूज़ पे वो क्या रिएक्ट करेगा। तो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेडफास्ट नो, डिपेंडेबल नो, कैप्रिशियस येस। लेथार्जिक का मतलब लेज़ी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है जी, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं अभी। Her laconic reply suggested that she was not interested in continuing the conversation। एंटोनिम बताना है laconic reply। अब देखो, जब हमें सेंटेंस दिया होता है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उसका laconic reply से हमें पता चला कि वो डिसइंटरेस्टेड थी। तो laconic reply मतलब कुछ ऐसा रिप्लाई होगा जो उसने सही से नहीं दिया होगा, है ना। फिर भी हमें ऑपोजिट दिखना है, तो laconic का मतलब क्या होता है, laconic का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, अब इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गैरुलस। ब्रीफ एज इन कि बहुत कम वर्ड्स यूज़ करके कुछ कहना, गैरुलस मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा बोलना। गैरुलस का मतलब एक्चुअली में टॉकेटिव होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्या कहा है, while most of the team was exhausted, the captain remained resilient, pushing everyone to finish the final lap। कैप्टन रेजिलियंट रहा,
कैप्टन रेजिलिएंट रहा मतलब कैप्टन टिका रहा, कुछ ऐसे सी हम लोग को मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से। अब हमें रेजिलिएंट का भी ऑपोजिट ढूंढना है। बिफोर दैट मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँ। रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ड्यूरेबल, ऐसा करके हम रेजिलिएंट बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्राइएबल। फ्राइएबल का मतलब होता है ईजिली ब्रोकन, मतलब जो आसानी से टूट जाए, वीक हो, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो अब नेक्स्ट हमें दिया है एक पैसेज और उसके साथ 56 to 59 तक क्वेश्चन दिए हैं। अब ये पैसेज हम स्किम करेंगे। स्किम करने का मतलब क्या होता है आप सभी को जानते हो। पहले तो हम लोग जब पैसेज देखते हैं ना, तो हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि पैसेज किस कॉन्टेक्स्ट पे है। तो हम लोग फटाफट उसकी कुछ लाइंस रीड करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि ये फॉरेस्ट्री पे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस सब पे है। अब इसकी स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग एज इन कि फटाफट ऊपर ऊपर से रीड करेंगे ताकि आइडिया हो जाए पैसेज में एक्चुअली बोला क्या है। तो मैं आप लोगों को फटाफट खुद ही बता देती हूँ। आई नॉट रीड द होल पैसेज हियर, मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। ये आपके एनवायरनमेंट पर है और जो आपकी अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से, जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से फॉरेस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, और सोशल फॉरेस्ट्री का क्या रोल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो हाईलाइट किया हुआ है ना सोशल फॉरेस्ट्री, तो वाइल यू स्किम आपको समझ में आ जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री है। तो एक बार पढ़ भी लेना सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चंस पर जा रही हूँ और आपको डायरेक्ट आंसर्स यहाँ पे बताती जाती हूँ। व्हाट इज़ द सेंट्रल डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री? तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या डिस्टिंक्शन है कि लोकल कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट की कम्युनिटी है, उनकी क्या नीड्स हैं और जो इंडस्ट्रियल है उनकी क्या नीड है। इस तरीके से मतलब जो फॉरेस्ट में लोग हैं या जो अर्बन रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनकी नीड्स वर्सेस द अर्बन एरियाज़ नीड, इस पे ये पैसेज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, 5 Fs दिए हैं हमें। आई शो यू इन द पैसेज, दीज आर द 5 Fs इन द पैसेज। ये फ्यूल, फूड, फॉडर, फाइबर, फर्टिलाइज़र। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, रोल ऑफ 5 Fs क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज रोल ऑफ 5 Fs क्या बताता है कि जो शिफ्ट हुआ है from an industrial priority to a subsistence priority and it is given in the passage। आप लोग पैसेज रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको एलिस्ट्रेट करता है। बेसिकली ये क्या बताता है कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो लोकल नीड्स को, जो लोकल फॉरेस्ट्री नीड्स हैं उसको भी कंसीडर करता है। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और आप लोग एक पैटर्न देख रहे हो एसएसबी का, अगर पैसेज पूछता है तो इन्वायरमेंट पर ज़्यादा पैसेजेस पूछे जा रहे हैं, पॉल्यूशन पर, इन्वायरमेंट पर, इकोलॉजिकल बैलेंस पर, इस तरह के पैसेजेस अभी तक जो मैंने देखा ना पूछे गए हैं, विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, है ना। नेक्स्ट देख लो क्या, अकॉर्डिंग द पैसेज हाउ डज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोटेक्ट्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। तो ये भी आप लोगों को पैसेज में दिया ही गया, आई विल शो यू। Here in the second passage, the primary objective of social forestry is to reduce mounting pressure on the traditional forest area। यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री? क्रिटिकल फैक्टर अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। तो दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? अब ये तो आप ऐसे भी बता सकते हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पर कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, वार्निंग,
इस तरीके की जब हम लोग को सेंटेंसेस दिखते हैं तो वो इम्पेरेटिव होते हैं। फर्स्ट वन देखो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेकेंड वन इंटेरोगेटिव है, थर्ड वन देखा जाए तो प्लीज़ इंश्योर ऑल द विंडोज़ आर लॉक बिफोर लिविंग, प्लीज़ इंश्योर, काइंडली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सी इज़ इम्पेरेटिव। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो ये इस एग्ज़ाम के सिलेबस में सेंटेंसेस था, लेकिन JKSSB के हर एग्ज़ाम्स के सिलेबस में सेंटेंस वाला टॉपिक नहीं होता, सेंटेंस एंड सेंटेंस टाइप्स आइडेंटिफाई करना, तो ये जिस एग्ज़ाम में होगा वही इसको कंसीडर करें। कन्वर्ट द सिंपल सेंटेंसेज टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब होता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज जो हैं उनमें जनरली कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। वर्ड्स का इस्तेमाल जैसे बिकॉज है ना, जैसे एज, जैसे देयरफॉर, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो देखो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इन एक सिंपल सेंटेंस होती है वर्किंग हार्ड ही पास द एग्ज़ाम, हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये यूज़ करके, बिकॉज यहाँ पे कुछ सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ होता है। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, व्हेन, ये वाले वर्ड्स का यूज़ होता है। ओके, तो जैसे दिया वर्किंग हार्ड ही पास द एग्ज़ाम, इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बिकॉज ही वर्कड हार्ड ही पास द एग्ज़ाम, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया, तो बी इज़ द answer. Next, in the sentence, the book that I bought yesterday is missing, underline part is which clause? अब यहाँ पे देखा जाए तो गलती क्या है कि यहाँ पे अंडरलाइंड पार्ट दिया ही नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब ये क्लॉज का क्वेश्चन पूछते हैं। ये इससे पहले भी कुछ एग्जाम्स में हो चुका है कि अंडरलाइंड पार्ट और द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन फिर भी जो उनका आंसर देने का पैटर्न है वो यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वही ये एज आंसर मेंशन करते हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली बैलेंस्ड एंड करेक्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस देखो क्या है, द कैंडिडेट वॉज प्रेज्ड फॉर हर इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड हाउ वेल शी कम्युनिकेट्स। ठीक है, द कैंडिडेट वॉज प्रेज्ड फॉर हर इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। द कैंडिडेट वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को D to A चल के बताती हूँ। द कैंडिडेट वॉज प्रेज्ड फॉर हर इंटेलिजेंस, ठीक है, डेडिकेटेड एंड वर्किंग हार्ड। अब देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या है, नाउन है, डेडिकेटेड एक एडजेक्टिव हो गया, वर्किंग हार्ड अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, तो ये स्ट्रक्चरली बैलेंस्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द कैंडिडेट फॉर प्रेज्ड फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ डेडिकेशन दे दिया, डेडिकेशन तो एक नाउन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर स्ट्रक्चरली बैलेंस्ड होता है डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, ये होना चाहिए था, तो ये सही होता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं, द कैंडिडेट वॉज प्रेज्ड फॉर हर इंटेलिजेंस विच इज़ अ नाउन, डेडिकेशन अगेन अ नाउन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन अ नाउन, स्ट्रक्चरली बैलेंस सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी। अब वन पे आ जाते हैं, ए वाले पे, इंटेलिजेंस ठीक है, डेडिकेशन ठीक है, एंड हाउ वेल शी कम्युनिकेट्स। इंटेलिजेंस और डेडिकेशन के साथ ये बैलेंस्ड नहीं आता, बैलेंस कैसे, इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, तीनों नाउन है, तो इसको भी हम लोग इनकरेक्ट बोलेंगे, बी इसका सही आंसर होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 64, fill in the blank with the most suitable determiner. Dash idea was it to leave the gate open all night. किसका आइडिया था, तो आंसर क्या होगा, whose idea was it to leave the gate open, है ना, ये तो आसान है। Now moving toward the last two questions. I have dash friends who live in dash Netherlands but I haven't visited them in years. मेरे कुछ दोस्त हैं जो नीदरलैंड्स रहते हैं, कुछ दोस्त हैं, some मतलब a few, है ना, और नीदरलैंड्स प्लूरल कंट्री नेम्स के साथ आर्टिकल द लगता है, मैंने एग्जांपल भी दी है, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, है ना, इनके साथ, तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, तो अ फ्यूअर द, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यू कैन टेक डैश ऑफ द टू रोड्स बोथ लीड टू द सेम विलेज। तुम दोनों में से कोई भी रोड लो, एक ही विलेज पे जाती है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, दोनों में से कोई भी एक चूज़ करना, मतलब ईदर ऑफ द टू, तो ईदर, दो में से चूज़ करने के लिए ईदर होता है। अगर बोलता दो में से कोई भी ना लो तो नीदर लगाते, दो से ज़्यादा होता तो एनी लगाते, सारे रोड ले लो तो एवरी रोड होता है ना, लेकिन हमें दो में से चूज़ करने को बोला है, तो ईदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है एवरीवन, इसके बाद 67 ऑनवर्ड्स आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के MCQs जो हमने किए।
ओके अभी क्या है कि हम लोग कंप्यूटर तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, इंग्लिश के भी प्रैक्टिस MCQs फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब लेवल कैसे अप हो रहा है, लेवल हो रहा है लेंदी क्वेश्चंस देके। तो अब तुम लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम तो उतना ही रहेगा एग्ज़ाम के लिए, बट तुम लोगों को खुद का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस कैसे कवर होगी तुम लोगों की, तुम लोगों को टेस्ट लगाने पड़ेंगे। या तो अगर तुम किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस करते हो, तो फ़ोन पे टाइमर ऑन रखो, कितना टाइम तुम लोग को लगता है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। और बेस्ट तरीका है ऑनलाइन टेस्ट। बहुत सारे एरियाज सोर्सेज होते हैं जहाँ पे तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होते हैं। हमने भी तुम लोगों को काफ़ी सारे, तुम लोग इनरोल्ड ही हो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में, जहाँ पे टाइम बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो लेंदी क्वेश्चंस को भी तुम लोग टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे वहाँ से। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा लर्निंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ, रिवीजन के साथ टाइम मैनेजमेंट भी फोकस है। अब क्या हो गया कि जैसे SSC या फिर मेजरली बैंकिंग के पेपर में होता है ना, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो बस वैसा वाला हिसाब हो गया अभी SSB का भी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर करिएगा तुम लोग। बाकी जो भी अपडेटेड क्लासेस हैं, अपडेटेड टेस्ट हैं, वो आपके कोर्सेज में इन विच एवर कोर्स यू आर इनरोल्ड इन, वहाँ पे अपडेट होते ही रहते हैं। अगर इनरोल नहीं हो, you're wishing to join the course or the test series, all the links are given in the description box. Alright everyone, मिलूँगी नेक्स्ट किसी MCQs या फिर प्रैक्टिस सेशन के साथ। Till then take care, bye bye.